सोने के दाम तेजी से ऊपर चढ़ने का रिटेल में सोने के आभूषणों की मांग पर कैसा असर है? क्या लोग सोने के आभूषणों को खरीदने के बजाय सीधे सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं? बीती होली से इस होली तक सोना 24 कैरेट तकरीबन 21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। अगली होली तक सोने की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? कैसी ज्वेलरी का ट्रेंड है? और इस तरह के अनेक सवालों पर हम बात करेंगे ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े से। मैं हूं कमल शर्मा। राजेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। राजेश जी, सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। और आपने मुझे बुलाया उसके लिए शर्मा जी आपका धन्यवाद। जी, राजेश जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार सोने की कीमतों को किस ऊंचाई तक लेकर जाएगा? देखिए ये सवाल बहुत ही कठिन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट करना ये सबसे कठिन चीज है। लेकिन चूंकि इसके पहले के टर्म में हमने ट्रंप को समझा था, वो अनप्रिडिक्टेबल नेता है और वो कब क्या करेंगे क्या बोलेंगे कुछ नहीं पता था। आपको याद होगा इसके पहले के हमारे काफी इंटरव्यूज और भी चैनल्स पे हुए, तब यही बताया था कि ट्रंप आने के बाद अस्थिरता बढ़ेगी और वही हो रहा है। भले ही अब एक तरह से वो एक तरफ अभी जब ये गए थे यूक्रेन के राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना हाथ हटा दिया था कि अब वो इस युद्ध में जिस तरीके से अभी अभी तक के वो जुड़े थे उन्होंने अपना हाथ हटा दिया। तो इससे ये क्लियर था कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा बजट उनमें उनका इसमें चले जाता था यूक्रेन के इस वार में और रशिया के साथ लड़ते समय में, तो उन्होंने अपना हाथ हटा दिया है। सेकेंड थिंग, टैरिफ वार ये जो चल रहा है अभी, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी वार है, मतलब एक तरह से युद्ध है, वो 1-to-1 बेसिक पे बहुत कम हो गए थे। पर्टिकुलर आपने गल्फ और यूक्रेन वाला छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं होता। लेकिन अभी एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से कमजोर किया जाए या एक दूसरे की इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट कैसा किया जाए, ये एक मेन मुद्दा बन चुका है। और ये टैरिफ वार के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में दिखा गया है। और कई बार तो ऐसा है कि आज ट्रम्प बोलते थे 25% की टैरिफ लगा दिया, दूसरे दिन 50% और बाद में फिर रिव्यू हो जाता है। इसलिए उनके एक स्टेटमेंट से, एक ट्विटर पे ट्वीट करने से जी। गोल्ड में काफी ज्यादा उतार और चढ़ाव दोनों आ जाता है। चूंकि ये कहीं ना कहीं आज अमेरिका एज ए सुपर पावर होने के नाते या डॉलर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सभी की अर्थव्यवस्था को। लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड पे इसलिए भी आता है क्योंकि गोल्ड एक मल्टी कमोडिटी के साथ साथ मल्टी करेंसी हो गई है। हर देश में गोल्ड को पसंद किया जाता है क्योंकि एक सेफ हेवन अगर कहीं पे देखा जाए तो वो है केवल और केवल गोल्ड। क्योंकि जब कभी भी अस्थिरता आती है या जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है कि कभी किसी भी देश को अगर संकट में ऐसा समझना है या फिर कोई युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो सबसे पहले वो अपने जितना भी फॉरेन रिजर्व है उसको वो गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो उनका रुपया होता है, जो उनका मनी करेंसी होती है, उस करेंसी को डिवैल्यूट होने के साथ साथ वो करेंसी अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी वो एप्रिसिएशन मिल जाता है। तो ये प्रमुख कारण है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रम्प अभी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी। अभी भी मुझे लगता है गोल्ड में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी। और देखा जाए तो आपने जो अभी बात कही करेंसी की, तो डॉलर और यूरो चले या न चले कि दुनिया के किसी भी देश में गोल्ड लेकिन चलता है। तो राजेश जी, यहां मेरा एक सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी यह भी कहा था कि अमेरिका स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सोने के दामों में जो तेजी आई है और ताजा बढ़त जो हम देख रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि स्वर्ण ही स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए सोने का जो रेट होता है केवल एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होता है। इट इज अ नेचुरल कमोडिटी, क्योंकि जो हमारे पास है वही है, उसमें कहीं उत्पादन नहीं होता है। जिस तरीके से मैं अगर डायमंड देखूं तो उसकी एक प्रक्रिया है कि वो डायमंड तैयार होता है कार्बन से। तो ये एक प्रक्रिया है, तो बाकी चीजों की भी प्रक्रिया है। लेकिन गोल्ड एक ऐसा है कि जो है हमारे पास वही है। जितना हम माइनिंग करेंगे उतना ही हमारे पास मिलने वाला है, उससे ज्यादा हमारे पास अलग से कुछ नहीं है। और रही बात अभी कि आगे क्या होने वाला है, तो जिस तरीके की कोई भी चीज की अगर डिमांड और सप्लाई उसको एक इम्पैक्ट करता है। आप देखेंगे स्पेशली जैसे कि आपने कहा स्वर्ण युग,
तो मेरा ये कहना है कि ये भारत का स्वर्ण युग है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सोना है आज के तारीख में। मोटा मोटा अगर, वैसे ऑफिशियल फिगर तो 30,000 टन 35,000 टन के आते हैं, लेकिन सही मायने में आजादी से पहले से अगर मैं रिकॉर्ड देखता हूं तो 1 लाख टन के ऊपर का फिगर मुझे ओवरऑल दिखता है। और रही बात अभी जिस तरीके से रेट को इफेक्ट करने वाली चीजें, तो उसमें मैंने जैसे कि कहा कि बहुत सारी चीजें होती है। एक तो जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प के जो स्टेटमेंट आते हैं वो इसे इम्पैक्ट करते हैं। फेडरल बैंक्स जो होते हैं उनके रेट कट होते हैं इंटरेस्ट के, तो उसमें इम्पैक्ट होता है। जब कभी भी कोई दो देश आपस में लड़ते हैं तो उस समय में उसका इम्पैक्ट होता है। अभी आपने देखा होगा चाइना के जो बैंक है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको गोल्ड इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन दे दी वहां की, तो उससे जी डिमांड बढ़ गई है। आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, उन्होंने लास्ट ईयर 1,047 टन गोल्ड उनके लिए खरीदा है। इंडिया ने 180 टन खरीदा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जब एक साथ आती है तो इससे 100% गोल्ड में इंपैक्ट आता है। और जब कभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि सेफ हेवन अगर कुछ है तो वो गोल्ड है। और हमारे भारतीय संस्कृति में भी सोने का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे यहाँ तो संस्कृति में ही नहीं, धार्मिक महत्व भी इतना ही है। तो इस वजह से 700 से 800 टन के आसपास का हर साल इंपोर्ट गोल्ड हम भारत वाले ही करते हैं। तो ये सब कारण से क्या होता है, जैसे एक और चीज है जिसकी कि मालूम है इस बार कि 40 लाख से ज्यादा शादियां है, ऐसी एक अनुमान लगाया गया है इस बार। तो जी मुझे लगता है कि शादी अगर होगी तो ज्वेलरी बिकेगी तो गोल्ड लगने ही वाला है। तो ये सब चीजों के कारण सोने के भाव जो है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है पिछले 2 सालों में जो सोने का भाव में जो इजाफा हुआ है, वो आने वाले दिनों में शायद वो और बढ़े। और एक गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट भी आई है। उस गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट में उन्होंने अभी भी ये कहा है कि इस साल भी सोना कम से कम 8% से ज्यादा का रिटर्न देगा। आप देखिए, अगर एफडी करता है कोई तो 4-5% से ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन पिछले साल 21-22% आप बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है गोल्ड ने। जी इस बार भी अगर गोल्डमैन सैक अगर 8% बोल रहे हैं तो 8% से ऊपर कुछ भी हो सकता है। सेम चीज एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनल रिपोर्ट है वो। उन्होंने 1971 से अभी तक के एक सर्वे किया था। उस सर्वे में उन्होंने ये पाया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 2% से 5% इन्फ्लेशन रेट होता है। और ये वर्ल्ड का बता रहा हूं मैं, सभी जगह में, अलग अलग देशों में उसके अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। जी लेकिन सोने ने हर बार 8 to 10% का रिटर्न दिया है। तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में डबल का रिटर्न अगर कोई कुछ दे रहा है तो वो केवल और केवल गोल्ड है। तो ये सब कारण से ही गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लोगों का बढ़ते जा रहा है। सोने का भाव बढ़ना ही ये उसकी ब्यूटी है। जी लेकिन जिस तरह जैसे सर सोने के भाव बढ़े हैं, तो क्या इस तरह आभूषणों की मांग भी बढ़ी है, या लोग पुरानी ज्वेलरी को ला करके और उससे नई ज्वेलरी खरीद रहे हैं? क्या माहौल है रिटेल बाजार का? देखिए, सोने की डिमांड अगर आप टनेज वाइज देखेंगे तो मैं पिछले साल का एक आपको फिगर रखता हूं। 700 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ था। उसके बाद लास्ट ईयर में 820 टन इंपोर्ट हुआ है। तो एक साल में 90 टन का ज्यादा इजाफा ये बताता है कि ये 90 टन क्यों हुआ है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है। जी अब डिमांड अगर बढ़ी है तो केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल सोना ही एक ऐसी चीज है जिसे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसका यूज देखा जाता है। इस वजह से लोग अभी बाकी जगह खर्चा न करते हुए सोने की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। विशेष तौर पे जो युवा पीढ़ी है वो भी इसमें अभी समाविष्ट हो चुकी है। पहले युवा पीढ़ी नॉर्मली व्हाइट गुड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, वो गोल्ड की तरफ कम ध्यान देते थे। लेकिन उनको समझ में आ गया है कि अगर 1 लाख का बजट है तो 25,000 रुपए व्हाइट गुड्स पे डालेंगे और 75,000 रुपए गोल्ड में डालेंगे। उनको पता है मेरा फ्यूचर मुझे सेव करना है। तो इस वजह से भी जो नए हमारे पास कस्टमर बने हैं, जो जेंजीज है, वो इसके तरफ मोटिवेट हुए हैं। और शायद जो डिमांड है पिछले साल से इस साल ज्यादा है और ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है। पहले और अभी में एक बहुत बड़ा अंतर भी आया है। पहले आपको भी याद होगा, आज से 50 साल पहले लोग शादी करते तो एक मंगलसूत्र एक गृहिणी पहनती थी, तो उसे जब तक के पहनती थी जब तक के टूट ना जाए, और तब जी तक जी के वो नया बनता नहीं था। लेकिन अभी परिस्थिति बहुत चेंज हो गई है। अभी अकॉर्डिंग टू अटायर एक एक महिला के पास 4-4 मंगलसूत्र होते हैं, 10-10 कान के होते हैं, चेन अलग अलग प्रकार की होती है, चूड़ियां उनको अकॉर्डिंग टू अटायर पहनना पड़ता है। हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन अलग होती है, शादी में पहनने वाली ज्वेलरी अलग, धार्मिक महोत्सव में पहनने वाली ज्वेलरी अलग। हम अगर किसी किटी पे पार्टी में जा रहे तो वहां की ज्वेलरी अलग, हम अगर फैमिली फंक्शन में जा रहे तो वहां की ज्वेलरी अलग। तो कहीं ना कहीं इतने सारे ऑप्शंस लगते हैं, इस वजह से ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। मैं खुद एज ए एक रिटेलर हूँ,
अगर हमारा अगर 100% में से 98% हमारे ज्वेलरी बिकती है और 2% ही हमारे यहाँ बुलियन बिकता है। तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इसका यूज, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपने जैसे कहा राजेश जी की युवाओं में क्रेज बढ़ा है ज्वेलरी का और सोने में इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब लोग आजकल शादी ब्याह होते हैं या फंक्शंस होते हैं तो देखते हैं कि 22 कैरेट ज्वेलरी का प्राइस काफी ऊंचा बैठ रहा है, तो इनसे नीचे के जो कैरेट्स हैं उनमें किस तरह की डिमांड बढ़ी है, कौन से कैरेट्स पे आजकल परचेजिंग ज्यादा दिखाई देती है बाजार में? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, पहले तो केवल 22 कैरेट से ऊपर की ज्वेलरी ज्यादा पसंद करते थे, जी जी। लेकिन अभी लोगों ने वर्ल्ड वाइड अभी 22 कैरेट पसंद करना शुरू कर दिया है। और जब से इंडिया में मैंडेटरी हॉलमार्क हो गया है, तो क्वालिटी वाइज जो वर्ल्ड वाइड, जो दुबई बोलिए या और कोई दूसरी कंट्रीज में सोने को लेके जो उनको रहता था कि क्वालिटी मुझे सही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो सब क्वालिटी अभी पूरे इंडिया में एक जैसी हो गई है। इस वजह से वो डर खत्म हो गया। लेकिन साथों साथ 18 कैरेट का एक नया मार्केट रेडी हो चुका है, क्योंकि पहले सोना मतलब पीला ये सोचा जाता था। कभी भी लोग सोना खरीदते समय में उसका कलर दिमाग में रख लेते थे कि पीला कलर मतलब प्योर सोना है। लेकिन अभी चेंज हो गया है, उनको अभी सोना मतलब उनको कलर कर चाहिए। आप देखिए, सोने में रोज गोल्ड गोल्ड पसंद किया जाता है, सोने में अभी और अलग अलग रोडियम को पसंद किया जाता है, व्हाइट गोल्ड पसंद किया जाता है। तो लोग अभी गोल्ड का एक पीला कलर ना होते हुए अलग अलग कलर्स में वो पसंद करते हैं। लेकिन साथों साथ ड्यूरेबिलिटी चाहिए, इस वजह से 18 कैरेट बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। साथों साथ जितनी भी डायमंड की ज्वेलरी होती है, नग नगीने की ज्वेलरी थी, वो 18 कैरेट में पसंद की जाने लगी है। इसलिए 14 कैरेट और 18 कैरेट ये नया एक सेगमेंट हमारी इंडस्ट्री में एड ऑन हुआ है, और इसके वजह से ये भी एक इम्पैक्ट कर रहा है और जेंजीज को वो ज्यादा पसंद आ रहा है। जी। और राजेश जी, जो सोने के अलावा अगर हम बात करें तो सिल्वर ज्वेलरी जो है उसकी डिमांड कैसी और कैसी ग्रोथ रहने की संभावना है इस पर? देखिए, सिल्वर का भी मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। मोटा मोटा पिछले साल कुछ हम लोग ने 3,500 टन इंपोर्ट की थी सिल्वर, और जी जो कि पिछले साल 2023-24 में 7,000 टन का आंकड़ा है। मतलब डबल सिल्वर हम लोग ने इंपोर्ट की है, पहली बात। और मोटी मोटी ये सिल्वर, अगर मैं इसमें से इंडस्ट्रियल यूज हटा देता हूँ और रिसाइकल जो सिल्वर है वो उसको ऐड कर देता हूँ, तो मोटा मोटा 7,000 टन ये प्लस 1,500 टन रिसाइकल होती है, मतलब करीब होता है 8,500 टन। इसमें से 3,500 टन में इंडस्ट्रियल यूज के लिए निकाल देता हूँ। फिर भी एक 5,000 टन की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। चांदी को लेके लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि जिन लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं करता सोना खरीदने के लिए, वो अब सिल्वर के तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। साथों साथ चांदी की पायल से लेके तो चांदी की चूड़ियां, चांदी की चेन, अभी आपने देखा होगा पिछले 3 महीने पहले हमारे यहाँ चांदी की चेनें सबसे ज्यादा बिकी थी। किसी तज्ञ ने यह बताया था कि चांदी की चेन बच्चों को पहनाते हैं तो बच्चे का दिमाग ठंडा होता है, अच्छा रहता है। वो एक मतलब चंद्रमा का जी। प्रतीक माना जाता है, कूल धातु माना जाता है, और वो वैसे भी हमारे काया पे भी पहनना अच्छी बात है। तो किसी ने ऐसी बात कही थी, इस वजह से चांदी की चेनें बहुत ज्यादा बिकी थी। चांदी की पायल, अभी वैलेंटाइन डे गया है, तो किसी ने ये बताया कि पायल अगर अपने प्रेमिका को या अपनी बीवी को देते हैं तो वो उनका उनके लिए वो सबसे बड़ा उपहार होता है। तो इस तरीके की बातें जब किसी तज्ञ की तरफ से आती है या ज्योतिष की तरफ से आती है या पंडित जी की तरफ से आती है, तो उसको हमारे भारतीय संस्कृति में माना जाता है, और इस वजह से चांदी का सेल काफी बढ़ गया है। साथों साथ अभी डिनर सेट्स, एक नॉर्मल, पहले डिनर सेट चांदी का नॉर्मली लोग नहीं लेते थे, जी। लेकिन अभी प्रसाद के लिए तो भी क्यों ना थाली हम चांदी की ले, क्योंकि सभी के यहाँ गणेश जी बैठते हैं, सभी के यहाँ पूजाएं होती है, तो एक थाली जो आरती के भी काम में आती है और पूजा के भी काम में आती है। इस वजह से चांदी के लोटा है, चांदी का गिलास है, चांदी की थाली है, चांदी का पानदान है, चांदी की कटोरी है, चांदी का चम्मच है। तो ये सब चीजों का बहुत ज्यादा चलन बढ़ा है। लोग जब कभी भी अपने यहाँ नया बच्चा कोई आता है तो उसे पहली बार जब दूध पिलाया जाता है या पहली बार खाना उसको चांदी की चम्मच से खिलाया जाता है, क्योंकि जी। ये एंटी एलर्जिक होता है। तो इसमें किसी प्रकार का डिजीज नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध धातु माना जाता है। तो इस वजह से भी चांदी का सेल अच्छा खासा बढ़ा है। लोग, पहले ये होता था कि डिनर सेट एक साथ 8 का सेट खरीदना महंगा होता था, तो अभी धीरे धीरे उन्होंने सोच लिया कि इस बर्थडे पे मुझे एक डिनर सेट लेना है, तो एक सेट मैंने ले लिया, फिर दूसरा सेट, तीसरा सेट, ऐसा करते करते भी ये लोग धीरे धीरे करके अपना सेट रेडी करते हैं। मंदिरों के लिए काम में आता है, समय यूज होती है, दीपक यूज होता है, चांदी की मूर्तियां लोग लेते हैं। इस वजह से ये एक अलग ही एक सेगमेंट बन चुका है और लोग काफी इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। जी। और जैसे अमेरिकी जो टैरिफ वार है उसकी वजह से आप भारतीय ज्वेलरी के
एक्सपोर्ट पर कोई असर देखते हैं? और एक और इसके साथ मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि अन्य ऐसे कौन से बाजार हो सकते हैं जो भारतीय ज्वेलरी के लिए बड़े बाजार बनकर के सामने आ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे टैरिफ वार जब चल रहा है उसमें इम्पैक्ट तो आता है, क्योंकि जब टैरिफ लगता है इसका मतलब उस देश में वो चीज महंगी हो जाती है। और जी। हमारी कोई भी चीज अगर महंगी हो जाती है तो वहां के लोग इसे थोड़ा सा परहेज करते हैं। लेकिन अभी ये भी बात उतना ही है कि जब कभी भी टैरिफ वार लगता है तो कुछ दिन बाद सेटल डाउन भी होता है। आपने देखा होगा, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार टैरिफ लगाया, लेकिन तीनों बार रिव्यू भी किया है। शायद वो ये टैरिफ में भी वो रिव्यू करे जब तक कि उनका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि वो काफी अनप्रिडिक्टेबल नेता है। इस वजह से ये तो कठिन ही है कि बताना कि आगे किस तरह से होगा। लेकिन रही बात एक्सपोर्ट की, तो निश्चित तौर पे हमारी भारतीय जो कारीगिरी है वो पूरे दुनिया में मानी जाती है। यहाँ एक हैंडमेड ज्वेलरी का एक अलग सेगमेंट है, और ये हैंडमेड ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आपको जानकर आश्चर्य भी लगेगा और मजा भी आएगा कि जो भी ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड में जाती है उसमें से 70% ज्वेलरी भारत से होके जाती है। और विशेष तौर के मैं एक बहुत ही आपको नई जी। बात बताता हूँ। आज जब से हमारे ये भारत के सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इंपोर्ट ड्यूटी 9% से जब कम की, तब दुबई से लोग सोना खरीदते समय में ये सोचते थे कि दुबई में सस्ता है। अब दुबई से सस्ता सोना भारत में, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप मेकिंग चार्जेस और जीएसटी जोड़ के हिसाब करेंगे तो दुबई से सस्ता भारत में मिलेगा। ये एक नई चीज, और इसके माध्यम से हम लोग हर सब जगह ये बात भी बताते हैं कि अब जितने भी एनआरआईज कस्टमर है वो पहले गल्फ कंट्रीज में या दुबई में जाके जी। खरीदारी करते थे, उन्होंने अभी भारत में आना चाहिए, क्योंकि मेकिंग चार्जेस जो है वो डबल का अंतर है भारत में और भारत के बाहर। और यहीं की ज्वेलरी आप दुबई लेके जाते हो और दुबई में आप खरीद के फिर से वो इंडिया में लेके आते हो। तो उससे अच्छा डायरेक्टली इंडिया में उन लोगों ने खरीदना चाहिए, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट में जो थोड़ी कमी आई है वो बढ़ जाएगी। जी। और गोल्ड में देखिए दो तरह के लोग जुड़े हुए थे राजेश जी, एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर। इन दोनों वर्गों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे भविष्य के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट में हम लोग तो ज्यादा तो ये नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो आज है कल नहीं है। लेकिन सही मायने में जो ज्वेलरी खरीदते हैं, जो अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं, वही जी। लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। और जिन जिन लोगों ने इसके पहले, मुझे आज भी याद है, लास्ट ईयर जिन्होंने 75,000 में सोना खरीदा, आज वो 85,000 में अपने आप को लकी मान रहे। उसके पिछले साल 65,000 का था, 60,000 का था। जब 50,000 सोने का भाव था तब बहुत महंगे लगते थे। लेकिन जिन्होंने हिम्मत की उनका फायदा हुआ है, और जिन्होंने यह चांस छोड़ दिया या ये सोचा कि मैं कम होने के बाद खरीदूंगा, वो फिर कभी खरीद नहीं पाया। मैं यही कहूंगा, फिजिकल गोल्ड खरीदने में बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर किसी ने, आप आज हमारी दादी है, नानी है, हमारी मम्मी है, उन्होंने कुछ ज्वेलरी खरीदी, और वो सेंटीमेंट उनके साथ ज्वेलरी के साथ जब होते हैं, और वो ज्वेलरी एज ए लीगेसी करके वो अपनी बहू को देती है, अपनी बेटी को देती है, अपनी नाती को देती है, नातुन बिटिया की बेटी को देती है, तो वो कहीं ना कहीं वो लीगेसी और वो अपनापन रहता है। इस वजह से फिजिकल ज्वेलरी को सबसे ज्यादा महत्व आज हमारे भारतीय संस्कृति में है। तो मेरा यही कहना रहेगा, भारत में सोना सबसे सस्ता है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, उसी तरीके से डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के तहत भारत को देखा जाता है। तो आज भी आप जब कभी भी खरीदारी करनी है, पूरे वर्ल्ड के लोगों को यही कहूंगा कि सबसे प्योरिटी वाइज बढ़िया, क्योंकि हॉलमार्क आ गया है, इस वजह से प्योरिटी का टेंशन नहीं है। जी। जी। गोल्ड के रेट में भी कस्टम ड्यूटी कम होने के कारण रेट भी कम है, और मेकिंग चार्जेस भारत के बाहर के देशों के मुकाबले आधे मेकिंग चार्जेस में भारत में मिलेंगे। इस वजह से उन सभी लोगों ने आपके इस चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल उन्होंने सुनना चाहिए कि दुबई या दुबई जैसे और भी जो शहर होंगे उससे सस्ता सोना भारत में है। जी। और राजेश जी, अगर आपने प्राइस की बात करी पिछली, तो देखिए बीती होली पर 24 कैरेट सोना 66,820 रुपए के आसपास बिक रहा था, जो अब हम देख रहे हैं कि 86,000 रुपए से ऊपर ही चल रहा है। अगली होली तक आपका क्या अनुमान रहेगा? देखिए, प्रिडिक्शन करना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं यही कहूंगा, इतिहास जो बता रहा है उसके हिसाब से आने वाले दिनों में अगर सोने का भाव 1 लाख हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सोने की चाल बहुत तेज है। लेकिन जब कभी भी सोने में कभी कभी करेक्शंस भी आते हैं। फिलहाल इंटरनेशनली $2,346 चल रहा है, और गोल्डमैन सैक की भी रिपोर्ट आई है कि $31 ये मार्च तक के क्रॉस कर सकता है। देखिए, ये तो संभावनाएं रहती है, लेकिन ओवरऑल इतिहास ही ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में $3,200 तक के गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। और भारतीय भारतीय रुपये में अगर देखते हैं तो 95,000 से ऊपर अगर गोल्ड जाता है तो 1 लाख क्रॉस जरूर करेगा।
जी, जब भाव बढ़ते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि कई बार करेक्शन आते हैं, करेक्शन हेल्दी भी होते हैं बाजार के लिए। ऐसे में यदि कोई कारणवश गोल्ड के प्राइस नीचे आते हैं, गिरावट आती है, तो बॉटम प्राइस क्या रहने का अनुमान होगा आपका? देखिए, मुझे अभी जो 86,000 पास 87,000 के गोल्ड रेट है, मुझे वो 80,000 से नीचे अभी टूटते हुए दिख नहीं रहे हैं। अभी ये बेस बन चुका है 80,000 के ऊपर का। जी। और एक बार ये 90,000 के ऊपर चले जाता है तो मुझे लगता है फिर ये रेट भी नहीं दिखेंगे। तो अभी अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह से अगर $100 की अगर करेक्शन आता है और सोने के भाव 80 और 82,000 के बीच में आ जाते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी किसी ने छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ओवरऑल मेरा सलाह ये की रहेगा कि अगर किसी को ₹100 का खरीदना होगा तो इस दाम में ₹50 का खरीद दीजिए और अपॉर्चुनिटी का राह देखिए, नहीं तो ये भाव भी हाथ से निकल जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है राजेश जी। अगर हम चाहे 10 साल का इतिहास देख लें, चाहे 15 साल का, चाहे 50 साल का, या 100 साल का, गोल्ड कभी भी अपने पुराने रेट पर नहीं लौटता है। जैसे हम देखते हैं इक्विटी लौट आती है, या रियल एस्टेट के प्राइस पिछले कुछ समय में काफी गिरे और वो नीचे की ओर आ गए, लेकिन गोल्ड ने कभी भी अपना पिछला लो लेवल टच नहीं किया। तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि हीरा है सदा के लिए, लेकिन अब कहा जाएगा गोल्ड है सदा के लिए और सभी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं राजेश जी। थैंक यू वेरी मच।